नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टॉपर्स अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम संघीय प्रणाली पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले की चर्चा में हमने देखा था संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में अंतर। उसी के आधार पर हमने शक्ति के पृथक्करण को भी जाना था। शक्ति का पृथक्करण होता क्या था, तो हमने इनको दो आधारों पर बांटा था। एक तो हॉरिजेंटल आधार पर, एक वर्टिकल आधार पर। जो हॉरिजेंटल यानी कि ऊर्ध्वाधर, जो हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज आधार पर है, उनमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति के बंटवारे की बात की थी। तो राष्ट्रपति व्यवस्था हमने बताई थी, उसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्ति का स्पष्ट बंटवारा होता था, जबकि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका के मध्य सामंजस्य की हमने बात की थी। आज हम जानेंगे शक्ति का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, सेपरेशन ऑफ द पावर है, उसके आधार पर जो संघीय व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था है उसको जानेंगे। संघीय व्यवस्था दोस्तों है क्या? तो संघीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। शक्तियों का विभाजन है केंद्र व क्षेत्रीय सरकारों के मध्य, और इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को कुछ करने का आदेश नहीं जारी कर सकती है, नहीं दे सकती है, और राज्य सरकार के पास स्वयं की अपनी शक्तियां होती हैं। राज्य सरकार केंद्र के प्रति जवाबदेह भी नहीं होती है, और दोनों सरकारें जनता के प्रति अलग अलग जवाबदेह होती हैं। शक्तियों का विभाजन और अलग अलग पृथक रूप से जवाबदेह दोनों होती हैं जनता के प्रति। बात करते हैं एकात्मक व्यवस्था की। तो एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो एक ही सरकार होगी, एकात्मक रूप से होती है, जिस सभी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित होती हैं। इसमें एक ही सरकार और सारी शक्तियां केंद्र के हाथों में होती हैं, एक ही सरकार के पास, जबकि वह अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए अन्य सरकारों को बना सकती है, अन्य इकाइयों, स्थानीय इकाइयों को बना सकती है, उन्हें शक्तियां प्रदान कर सकती है। लेकिन इसमें केंद्र ज्यादा मजबूत होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं, वह प्रशासनिक कार्यों के लिए शक्तियों को बांट सकती है। आगे चलते हैं संघीय और एकात्मक व्यवस्था को और सही समझ लेते हैं। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत दोहरी सरकार होती है या उससे अधिक स्तर की सरकारें हो सकती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार और लोकल सरकार जो भी है। लिखित संविधान होता है, यहाँ पर संविधान लिखित होगा तभी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन लिखा होगा उनमें। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों के विभाजन की बात की गई यहाँ पर। संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान होता है, संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, लचीला इतना नहीं होता कि कोई भी संशोधन आसानी से हो जाए, इसके तहत एक प्रक्रिया होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जो न्यायपालिका है वही वो स्वतंत्र होती है, इसीलिए निष्पक्ष तरीके से जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी समस्या होती है उनको हल करती है। द्विसदनी विधायिका होती है। द्विसदनी विधायिका जो होती है हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में राज्य विधानमंडलों से चुने हुए लोग आते हैं, यानी कि इसमें राज्यों की प्रतिनिधित्व होता है, जबकि इसके अंतर्गत डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और इसके अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं। बात करें एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, तो एक ही सरकार होती है राष्ट्रीय स्तर की। संविधान लिखित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता, शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में ही निहित होती हैं। संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संविधान कठोर भी हो सकता है या लचीला भी। न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है, नहीं भी। द्विसदनी भी हो सकती है और नहीं भी। तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे संघीय व्यवस्था को। दोहरी सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकारों के में शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता होगी, कठोर संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, द्विसदनी विधायिका होगी। आते हैं संघीय व्यवस्था को और समझते हैं। संघीय व्यवस्था को दो आधारों पर बांटा गया है, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है मैं बताता हूं आपको। छोटी छोटी इकाइयां एक संघ का निर्माण करती हैं। छोटी छोटी इकाइयां, राज्यों की इकाइयां बड़े संघ का निर्माण करती हैं। किस लिए निर्माण करती है? अपनी सुरक्षा और खुशहाली के लिए। अपनी सुरक्षा, जब सब मिल जाएंगे तो एक सुरक्षित माहौल मिलता है, और खुशहाली के लिए एक संघ का निर्माण करते हैं। इसमें जो राज्य होते हैं, ये राज्य हैं, ये संप्रभु होते हैं, और इनके पास अपनी शक्तियां होती हैं। और यह इस अपेक्षा में प्रांत, जो यहाँ पे जो राज्य बने हैं, प्रांत समान अधिकार होता है, और वे केंद्र के बरकत ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर राज्यों को ज्यादा ताकत मिली होती है कमिंग टुगेदर वाले में। जैसे कि इसके उदाहरण है हमारे यहाँ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इनमें क्या है? कमिंग टुगेदर है, यहाँ पर समझौता होता है और एक संघ का निर्माण करते हैं। राज्य मिलकर के एक समझौता करते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। जबकि होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक संघ होता है, वो अपनी विविधता के लिए, एकता को बढ़ाने के लिए राज्यों का निर्माण करते हैं। तो यहां पर राज्य बाद में है,
संघ पहले है, यहाँ पर संघ पहले था और उन्होंने राज्यों को शक्तियां बांटी हैं, जबकि यहाँ पर राज्य पहले थे और इसने संघ को शक्तियां दी हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर राज्य ज्यादा मजबूत है और यहाँ पर केंद्र ज्यादा मजबूत है। इसका उदाहरण जैसे कि है भारत, भारत जो है होल्डिंग टुगेदर है। आगे चलते हैं, वही बातें यहां पर बताई, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर में अंतर जो बताया गया है। आते हैं संघ व्यवस्था की और बातें चर्चा करते हैं। यहां सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, सरकार दो या उससे अधिक स्तरों वाली होती है। अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। एक ही नागरिक समूह पर शासन होगा। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन संबंधी अधिकार क्षेत्र होते हैं, अपनी शक्तियां बटी हुई होती हैं। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान सर्वोच्च है, वो गारंटी देता है। संविधान मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार के लिए नहीं बदल सकती। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि 368 के तहत दो तरह के संविधान संशोधन दिए। जो मौलिक संशोधन है जैसे कि शक्तियों का विभाजन आदि, वह एक स्तर की सरकारें नहीं कर सकती, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर सकती, उनमें आधे से अधिक राज्यों का भी सहयोग चाहिए होता है। तो एक स्तर की सरकारें संविधान संशोधन नहीं कर सकती। मूल रूप से मौलिक संविधान संशोधन एक स्तर की सरकार नहीं कर सकती। आते हैं अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी तो ये कर पाएगी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका उसका एक अंग था। वित्तीय स्वायत्ता होती है निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों में सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, जो कि 7वीं अनुसूची के तहत बंटवारे करे गए हमारे यहाँ। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। दोहरे उद्देश्य क्या है? एकता भी बढ़ती है और साथ ही साथ विविधता, क्षेत्रीय विविधता भी बनी रहती है। क्षेत्रीय विविधता भी बनी रहती है और देश की एकता भी बढ़ती है। आते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय संघ अमेरिका की तरह एक तरह का समझौते के तहत नहीं बनी है। समझौते का परिणाम नहीं भारतीय संघ, इसलिए किसी भी राज्य को इस संघ से बाहर हो जाने का कोई अधिकार नहीं है। बात करें, ये कनाडाई मॉडल पर आधारित है, अमेरिकाई मॉडल पर नहीं, कनाडाई मॉडल पर आधारित है, जहां राज्यों ने मिलकर केंद्र बनाया है। बल्कि केंद्र पहले से था। जहां राज्यों ने मिलकर केंद्र नहीं बनाया है, माफ करिएगा, जहां राज्यों ने मिलकर केंद्र नहीं बनाया बल्कि केंद्र पहले से था, बाद में राज्य बने हैं एक समझौते संधि के तहत। तो राज्य बाद में आए हैं। भारतीय संविधान एक संघी और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रित है। भारतीय संविधान संघी और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। तो भारतीय संविधान संघी व्यवस्था का रूप प्रमुख तौर पे से संविधान में दिखता है, जबकि वही एकात्मक व्यवस्था है उसके गौड़ रूप में शामिल है। केसी व्हीलर के अनुसार भारत संविधान जो है प्रकृति में अर्ध संघी है, क्वासी फेडरल है। कैसा है भारतीय संविधान? क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल के अंदर संघी भी है और एकात्मक के भी गुण इसमें शामिल है। संघी भी है, फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। इसके यूनिटरी के भी गुण शामिल हैं। बात करें तो भारत संविधान में संघात्मक व्यवस्था के जो लक्षण है, गुण है, क्या क्या है? तो भारत संविधान जो संघात्मक रूप अख्तियार किया है वो भारत की विशालता विविधता के कारण, क्षेत्रीय विविधता के कारण जो संघात्मक व्यवस्था अख्तियार की गई है भारत में। भारत संघ वास्तव व्यवस्था में संघात्मक शासन के 4 प्रमुख लक्षण है। 4 प्रमुख संघात्मक भारत में क्या क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, जो संघीय व्यवस्था का गुण है, लक्षण है, तथा संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का विभाजन है यहाँ पर स्पष्ट रूप से। लिखित और कठोर संविधान है, लिखित और कठोर संविधान है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। बात करते हैं भारत संविधान के अंतर्गत एकात्मक गुण क्या क्या है, एकात्मक चीजें क्या है? तो एकात्मक में केंद्र सरकार मजबूत होती है, ज्यादा मजबूत होती है। शक्ति का विभाजन स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है परंतु संघ की ओर झुका हुआ है। कैसा झुका हुआ है? संघ की ओर। तो संघ की ओर झुकी हुई संघीय व्यवस्था है भारत में। एकल नागरिकता है, संघ और राज्य के लिए एक संविधान है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, केंद्र के पास सीमाओं को बदलने का अधिकार है, केंद्र राज्यों की सीमाएं परिवर्तित कर सकता है। आपात उपबंध के तहत जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। 352, 356 और 360 के तहत जो राज्य की शक्तियां वो भी केंद्र के पास चली जाती हैं।
और राज्य की शक्तियां केंद्र के पास कैसे जा सकती हैं, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा कोई ऐसे विधेयक पारित कर दे 2/3 बहुमत से, तो भी उस विषय पर, राज्य विषय पर केंद्र कानून बना सकती है। इसी तरह से सामान्य काल में भी संघीय सरकार की असाधारण शक्तियां संघीय सूची के अलावा समवर्ती सूची में भी, जैसे कि समवर्ती सूची में दोनों को अधिकार है, राज्य संघ को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर संघ ने कानून बना दिया तो वह संघ और राज्य कानून में अगर कोई विरोध होता है तो संघ का कानून ही माना जाएगा। बात अगर राज्यों के जो राज्यपाल की नियुक्ति वो केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। आर्थिक दृष्टि से राज्य जो है केंद्रों पर निर्भर है ज्यादा अनुदान के लिए, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें केंद्र की ज्यादा ताकत है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। और अन्य गुण समझ लेते हैं एकात्मक के जो भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत है। एकात्मक गुण क्या है, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, दूसरा हो गया कैग, और तीसरा हो गया निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये 3 चीजें और जुड़ जाती हैं एकात्मक व्यवस्था की। तो नमस्कार दोस्तों, आगे हम केंद्र और राज्य संबंध लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत जो संघीय व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था जो है, जो भी चीजें हैं वो और समझ में और स्पष्ट रूप से समझ में आपको आएंगी। नमस्कार दोस्तों, आते हैं अगली वीडियो में।